हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। यूपीपीएससी ए सिविल 2021 के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन 70 तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 टू 125। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन को। Question number 71. The flange splice in plate girders is preferably placed near about. प्लेट गर्डर में फ्लेंज को ओवरलैप कहाँ पे करते हैं? ओवरलैप मीन्स लेंथ जहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो दूसरे लेंथ को यहाँ पे मर्ज करने के लिए कौन सी लोकेशंस पे ये ओवरलैपिंग होनी चाहिए? तो व्हाट इज़ द प्रेफरेबल लोकेशन, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो एज पर आईएस कोड द प्रेफरेबल लोकेशन शुड बी वेयर द स्ट्रेस आर lower. That means it generally lies between quarter span of the section. That means 1/4 on both of the side. दोनों स्पैन से 1/4 डिस्टेंस पे इधर भी और इधर भी। मिडिल में अवॉइड करना है क्योंकि मिडिल में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होता है। तो क्वार्टर स्पैन पे इसको हम स्प्लाइस को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रेन ट्राइक्शियल कंप्रेशन टेस्ट कंडक्टेड ऑन ड्राई सैंड। तो ट्राइक्शियल टेस्ट है, ड्राई सैंड पे किया गया है। फेलियर अकर्ड व्हेन डेविएट्रिक स्ट्रेस, तो सिग्मा डी की वैल्यू यहाँ पे 218 है। कन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा सी की वैल्यू 61 है। इफेक्टिव एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स फाई की वैल्यू, और इंक्लिनेशन ऑफ फेलियर प्लेन का और फाई की वैल्यू यहाँ पे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। देखिए जब भी क्वेश्चन आता है ट्राइक्शियल टेस्ट का तो सिंपली आपको एक फार्मूला याद रखना है। ट्राइक्शियल टेस्ट में और कोई फार्मूला अलग से नहीं आता, एक ही फार्मूला है जो हमें कंप्लीटली याद रखना है। वो फार्मूला क्या है? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c इंटू 10 45 प्लस 5/2। ये फार्मूला सिर्फ आपको रिमेंबर रखना है और कोई फार्मूले की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिग्मा 1 क्या है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 3 इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 1 कैसे निकालते हैं? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी, कन्फाइनिंग स्ट्रेस प्लस डेविएट्रिक स्ट्रेस, और सिग्मा 3 कन्फाइनिंग स्ट्रेस के डायरेक्टली बराबर होता है। सारी वैल्यूज आपको नोन है। अब चूंकि यहाँ पे सैंड दिया हुआ है तो सैंड के केस में यहाँ पे कोहेजन की वैल्यू 0 होगी, दिस सी विल बी 0। और यहीं पे क्ले होता, सी और फाई दोनों होता तो सी और फाई दोनों आता, तो इट मीन्स ये दोनों टर्म काम में आते हैं। बट यहाँ पे सेंड है तो सी 0 हो गया तो ये टर्म एक्सक्लूड हो गया। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा सी प्लस सिग्मा टी, 218 प्लस 61 279 इज इक्वल टू सिग्मा 3 कितना है? 61 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ये इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे एक ही अननोन है फाई, इससे आपको फाई की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो फाई जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगी इस केस में 40 डिग्री। सो दिस 40 डिग्री वी हैव टू ऑप्शंस सी और डी। तो फाई की वैल्यू तो 40 डिग्री आ गया। अब हमें फेलियर प्लेन फाइंड करना है। तो फेलियर प्लेन क्या होता है? 45 प्लस 5/2। सो 45 प्लस 5/2, तो 45 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 65। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह से आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। फेलियर प्लेन मीन्स या फिर एंगल ऑफ ओब्लिक्विटी कितना होता है? 45 प्लस 5/2 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू अ कंबाइंड शियर एंड बेंडिंग एक्शन। तो कंबाइंड शियर और बेंडिंग दोनों एक्ट कर रहा है एक स्टील सेक्शन पे। अप्लाइड शियर फोर्स इज V एंड शियर कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन इज VS। तो हाई शियर का केस कब बोलते हैं? तो ये अगेन सिंपल क्वेश्चन है। आईएस कोड में IS 800 2007 में क्लॉज नंबर 9.2.1 में इसका क्लियरली मेंशन है कि हाई शियर केस कब बोलेंगे। हाई शियर केस कब बोलेंगे? जब अप्लाइड शियर फोर्स ग्रेटर हो जाए 0.6 टाइम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द शियर। तो जो कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की शियर कैपेसिटी, उसका 0.6 टाइम से जब अप्लाइड शियर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाई शियर केस या फिर हाई शियर फोर्स। तो उसके लिए अलग से डील करते हैं, लो शियर केस के लिए अलग तरीके से डील करते हैं।
सिर्फ स्ट्रेस रिडक्शन होता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन का फर्क पड़ता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो IS 800 2007 के 9.2.1 क्लॉज में आपको ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट इज अ पाइल फॉर 50 mm इन डायमीटर एंड 15 मीटर लॉन्ग। एक कोई पाइल है जिसकी डायमीटर गिवन है और डेप्थ गिवन है और क्ले गिवन है, कौन सा, सॉफ्ट क्ले। अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल वेरीज लीनियरली। अब अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ दैट मीन्स अनड्रेन्ड सी की वैल्यू कह रहा है कि लीनियरली वेरी कर रहा है, तो ये लीनियरली वेरी कर रहा है, जिसका कि रिलेशन है C इज इक्वल टू 0.22 इंटू सिग्मा जेड। अब यहाँ पे सिग्मा जेड को हमें चेंज करना है डेप्थ के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 0.22 इंटू सिग्मा। तो सिग्मा को कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस को, स्ट्रेस इज इक्वल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी यहाँ पे 17 है, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो डेप्थ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3.74 टाइम्स ऑफ डेप्थ। तो दिस इज नाउ द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ shear stress और अनड्रेन्ड shear stress और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ। तो पहले तो हमें इसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा जेड के टर्म में है, तो इसको हमें डेप्थ के टर्म में चेंज करना है। तो ये CU। अब आते हैं हम लोग पाइल की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी पाइल हो, पाइल की कैपेसिटी निकालने के लिए दो स्ट्रेंथ का सम होता है, दैट मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ड्यू टू द टिप या फिर एंड पे जो बॉटम से रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, इसका स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेंथ ड्यू टू द शियर और फ्रिक्शन जो साइड से लग रहा है, इन दोनों का सम कहलाता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। इन दोनों टर्म को यहाँ पे इक्वेट करना है। तो क्यूपी का फॉर्मूला क्या होता है एंड बियरिंग के लिए, तो एंड बियरिंग के लिए क्या होगा, यहाँ पे इसका एरिया और CNC इंटू एरिया, ठीक है। तो CNC, C इज द कोहेशन एयर, NC की वैल्यू सॉफ्ट के लिए 9 होती है, तो और C की वैल्यू कितनी गिवन है इस केस में, C की वैल्यू यहाँ पे कोहेजन की वैल्यू, तो हमें फाइंड करना है, कोहेजन की वैल्यू हमें देखना है, तो देखते हैं चलिए। तो C की वैल्यू को अननोन रखेंगे, C इंटू 9 इंटू एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू 0.45 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर 450 mm है, तो इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। इससे हमें क्या मिलेगा, QP की वैल्यू किसके टर्म में, C के टर्म में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब चाहे तो हम यहाँ पे C की वैल्यू को 3.74 Z के टर्म में भी हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। 3.74 Z इंटू 9 इंटू π/4 इंटू, और इसकी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो 0.159। तो इस तरीके से हम लोग QP फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम Z की वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हैं, 3.74, Z कह रहे हैं 15 मीटर डेप्थ है, 15 मल्टीप्लाई बाई 9, और यहाँ पे एरिया की वैल्यू 0.159। तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अगर हम QP की बात करें तो फाइनल वैल्यू QP का मिलेगा हमें 80.28 किलो न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ QP। तो टोटल अल्टीमेट कैपेसिटी में से हमें QP की वैल्यू मिल चुका है, दैट मीन्स पॉइंट बियरिंग के थ्रू कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, 80.28। अब हमें देखना है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस साइड से कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो QS के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं इधर। QS इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, तो एडिशन फैक्टर अल्फा इंटू एवरेज कोहेशन टाइम्स द एरिया, ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के। अब अल्फा एडिशन फैक्टर इसके लिए, अब यहाँ पे सॉइल कौन सा है वो देखना है हमें। तो सॉइल कह रहा है कौन सा है, सॉफ्ट के लिए। सॉफ्ट के लिए एडिशन फैक्टर यूनिटी के बराबर होता है, जनरली 0.95 to 1 लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू गिवन नहीं है एडिशन फैक्टर की, इसलिए हम कोई वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं। 1 इंटू एवरेज कोहेशन टॉप पे कितना है 3.75, हमने देखा था यहाँ पे 3.74, और जेड के साथ वेरी कर रहा है, तो दोनों का एवरेज लेना है। तो 3.74 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो गया बॉटम में, और लीनियरली वेरी कर रहा है, तो लीनियरली ऐसे वेरी कर रहा है, तो हमें इसका एवरेज लेना है, तो इसका हाफ कर देंगे, तो ये हो गया एवरेज मल्टीप्लाई बाय द एरिया। अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल एरिया ले लें, क्योंकि फ्रिक्शन तो सर्कमफ्रेंस पे लगता है, तो पाई डी एल, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई डी एल से। जब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 594.80 किलो न्यूटन।
दोनों वैल्यू मिल चुका है हमें क्यू पी और क्यू एस का, दोनों को ऐड कर देंगे 594 प्लस 80 तो ये मिलेगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमें डिवाइड भी करना है, तो दोनों ऐड करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 675 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे 2 है तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये मिलेगा हमें 337 किलो न्यूटन के आसपास। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये होगा इसका फाइनल वैल्यू इस पाइल का। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन में तो 337 कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें सबसे जो नियरेस्ट आंसर है वो है 286, 95 नहीं है, 84 नहीं है, 252 इज इवन लोअर, सो नियरेस्ट आंसर इज 286। अगर हम एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो 337। प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अब सॉल्व कर पाएंगे, मैंने इसलिए पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉर्सन रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। तो टॉर्सन के लिए क्या करते हैं जनरली, टॉर्सन के लिए हम टॉर्सन रेनफोर्समेंट लगाते हैं अलग से मेसिंग के फॉर्म में टॉप में और बॉटम में, जहाँ पे कॉर्नर्स आर डिसकंटिन्यूअस, जहाँ पे कॉर्नर डिसकंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे टॉर्सन की वजह से लिफ्ट अप होता है, टॉर्सन के लिए हम मेसिंग लगाते हैं। बट टॉर्सन कैपेसिटी मेन रेनफोर्समेंट एंड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट इन दोनों की वजह से भी इंक्रीज होता है। अगर हम टॉर्सन रेनफोर्समेंट नहीं भी लगाते हैं तब भी वही यहाँ पे पूछा है, टॉर्सन रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ अर आरसी सेक्शन, ऑप्शन आएगा डी, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टीरअप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। अलग से तो स्टील लगाते हैं बट इन दोनों स्टील की वजह से भी टॉर्सन रेसिस्टेंट कैपेसिटी इंक्रीज होता है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन है तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछा है, बेस एरिया गिवन है, वेट गिवन है इंक्लूडिंग द वेट ऑफ मशीन, टोटल वेट गिवन है, टेक द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन की वैल्यू भी गिवन है, और हमें इसका क्या करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इस फाउंडेशन का। तो देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे फाइंड करना है। आपको पता है Wn इज इक्वल टू सी यू इंटू ए डिवाइड बाई मास का अंडर रूट, इससे हम Wn फाइंड करते हैं। तो जब इसमें हम इंसर्ट करेंगे 4 पॉइंट, सी यू की वैल्यू कितनी है कोफिशिएंट की 4.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 इंटू एरिया, तो 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर डिवाइड बाई मास, मास कितना है यहाँ पे मास गिवन है 155 का अंडर रूट, तो ये फाइनल आंसर आएगा 15.8। इससे Wn मिलेगा हमें, और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू Wn अपॉन 2 पाई होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू वो इंसर्ट कर देंगे, तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 58.048, ये वैल्यू हो सकता है इनकरेक्ट हो, आप लोगों इसे कैलकुलेट करना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, तो ये मिलेगा 58.08 डिवाइड बाई 2 से इसको Wn को डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई पाई, जो कि यहाँ पे आंसर है बी में 58 डिवाइड बाई पाई। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोलेटेड टी बीम इज यूज्ड एज अ वॉकवे। टी बीम है जिस सिंपली सपोर्टेड बीम है, इफेक्टिव स्पैन 6 मीटर गिवन है, इफेक्टिव विड्थ पूछा है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज करना है S456 का, एस 456 में क्लॉज नंबर 23.1.2 में इफेक्टिव विड्थ निकालने का फ्लेंज्ड बीम का क्लियरली फार्मूला गिवन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। जब आप इस क्लॉज पे जाएंगे तो फार्मूला क्या है, आइसोलेटेड टी बीम के लिए विड्थ ऑफ फ्लेंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ बीम प्लस L नॉट डिवाइड बाई L नॉट डिवाइड बाई B प्लस 4 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू B। बस यहाँ पे सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। विड्थ ऑफ बीम है 300 mm, विड्थ ऑफ बीम 300 mm प्लस इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे कितना है 6000 mm में कर जाएंगे तो 6 मीटर का आ जाएगा डिवाइड बाई 6000, और विड्थ कितना है 1000, यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्लेंज है ये बेसिकली BF है, विड्थ ऑफ फ्लेंज 1000 प्लस 4 इट इज कमिंग एज 900, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि इट इज लेस देन द विड्थ, टोटल विड्थ इज 1000, तो 1000 से कभी भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर 1000 से ज़्यादा आ रहा है तो 1000 हो जाएगा आंसर।
यहाँ पे 900 आ रहा है, तो 900 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रैंकाइन एनालिसिस द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो हम जानते हैं रैंकाइन एनालिसिस का मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग, या फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी कई जगह पे यूज करते हैं, डिवाइड बाय द यूनिट वेट और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ये फॉर्मूला होता है किसका, के का फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का स्क्वायर टाइम्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, factored shear force of 140 kilonewton is applied on a beam having breadth। factored shear force given है 140 kilonewton जिसका breadth है beam का 250 mm। the beam is also subjected to factored torsional moment। यहाँ पे torsion भी है shear force के साथ 20 kilonewton मीटर का। तो कह रहे equivalent shear force again IS 456 में इसके लिए क्लॉज है, क्लॉज नंबर है 41.3.1। तो IS 456 2000 के क्लॉज नंबर 41.3.1 में क्लियरली गिवन है कि V इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना है, VU shear force प्लस 1.6 टाइम्स ऑफ TU टॉर्शनल मोमेंट डिवाइड बाय विड्थ। इससे आपको फाइंड करना है, बस यहाँ पे वैल्यू सारी इंसर्ट कर देनी है। 140 प्लस 1.6 टाइम्स TU कितना है 26 किलो न्यूटन में, तो 10⁻³ डिवाइड बाई विड्थ 250। तो इससे जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 268। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल। तो कोहेसिव सॉइल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, C इंटू एन सी। तो C इंटू एन सी में सिर्फ कोहेजन ही मैटर करता है और विड्थ डेप्थ इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग, बट कोहेजन लेस सॉइल में मैटर करता है, कोहेसिव सॉइल में मैटर नहीं करता, बट कोहेसिव सॉइल में मैटर करता है। नेक्स्ट इज 81 द reinforced concrete wall carrying vertical load is generally designed as per the recommendation given for columns। तो reinforced concrete wall जो होते हैं उसका डिजाइन सेम एज अ कॉलम ही होता है। तो कह रहे कि द रेशियो ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट इन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए आईएस कोड के क्लॉज पे चलते हैं और देखते हैं आईएस कोड का कौन सा क्लॉज है। तो आईएस कोड का IS 456 में ही क्लॉज है, क्लॉज नंबर 32.5 में। देखते हैं एक बार क्लॉज को। 32.5 ये क्लॉज है। क्या कह रहा है, मिनिमम रेशियो वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू द ग्रॉस। तो ग्रॉस के लिए अगर हम बात करें वर्टिकल रेनफोर्समेंट की तो डिफॉर्म्ड बार्स के लिए 0.0012 है, और अगर हम HYSD बार के अलावा किसी बार की बात करें माइल स्टील की उसके लिए 0.0015। सिमिलरली ये तो हो गया वर्टिकल के लिए। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, तो 0.0020। तो किसी एक का भी रेशियो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का रेशियो फाइंड करते हैं HYSD के लिए भी या फिर माइल स्टील के लिए भी, तब दोनों के लिए रेशियो सेम आने वाला है। तो 0.0012 डिफॉर्म्ड बार के लिए है वर्टिकल डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 0.002। तो ये रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 3:5 का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 82 द टेस्ट कंडक्टेड ऑन फाउंडेशन सॉइल गिव SPT वैल्यू गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी इंडेक्स गिवन है। कह रहे कौन सा फेलियर होगा। मैं आपको सभी फेलियर के बारे में बताया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेलियर, जनरल शियर फेलियर, दूसरा है लोकल शियर फेलियर, और तीसरा है पंचिंग शियर फेलियर। ठीक है, तो ये 3 टाइप के शियर फेलियर होते हैं फाउंडेशन में। जनरल शियर फेलियर कब होता है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो 30 के, फाई की वैल्यू ग्रेटर देन हो 36 डिग्री के, और ID की वैल्यू डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो 70% के। तो सॉइल जनरल शियर फेलियर होता है। लोकल शियर फेलियर के लिए क्या कंडीशन है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हो, फाई की वैल्यू लेस देन 29 डिग्री हो, और ID की वैल्यू लेस देन 20%। ठीक है, अब पंचिंग शियर किस में होता है, डीप फाउंडेशन में। तो डीप फाउंडेशन में जनरली पंचिंग शियर होता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, n इज लेस देन 5 तो ये, ID इज लेस देन 20 तो ये, और इसमें एक और कंडीशन होता है फाई इज लेस देन 29 डिग्री। तो ये सब किस में होता है, लोकल शियर फेलियर में, राइट। जनरल शियर फेलियर के लिए क्राइटेरिया ये वाला फॉलो करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456 2000 द रेंज ऑफ स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट। इसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम अमेंडमेंट नंबर 4 2013
को इग्नोर करते हैं, उससे पहले अगर ओरिजिनल IS 456 की हम बात करेंगे तो उस केस में हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट में कि ऑर्डिनरी कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक है, M10 से लेके M20 तक, जिसमें 3 ग्रेड है, और बाकी उसके अगले ग्रेड जिसमें स्टैंडर्ड कंक्रीट में कौन सा है, M25 टू M55, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड कंक्रीट में। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें, अमेंडमेंट नंबर 4, उस केस में क्या किया गया है, M60 को भी इंक्लूड कर लिया गया है इसमें। तो अब ये M55 की जगह M60 हो गया है, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से लेके और M100 तक इंक्लूड हो गया। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में आया है कि व्हाट इज द चेंज इन अमेंडमेंट नंबर 4। तो M60 को किस में मूव किया गया, M60 को अमेंडमेंट नंबर 4 2013 में M60 को हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से स्टैंडर्ड कंक्रीट में मूव कर दिया गया। अगर हम कंसीडर करते हैं तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज M25 से M60 होना चाहिए, जो कि नहीं ऑप्शन में। बट अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे तो ऑप्शन में ये आ जाएगा आंसर M25 टू M55। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि अमेंडमेंट में कंसीडर करना है अमेंडमेंट को या नहीं कंसीडर करना है। सो इट्स अप टू यू कि कौन सा कंसीडर करना है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एनी अप्लाइड स्ट्रेस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रेफर्स टू आइसोबार। तो इन्फ्लुएंस जोन किसको, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर बल्ब बोलते हैं। और प्रेशर बल्ब क्या होता है, जहां तक सॉइल के अंदर लोडिंग का इफेक्ट रहने वाला है उसको हम प्रेशर बल्ब बोलते हैं। और प्रेशर बल्ब कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3D में। तो इतना इन्फ्लुएंस रहता है, ये जनरली 0.1 टाइम्स ऑफ द लोडिंग, इसलिए इसको 10% कंसीडर करते हैं। तो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कितना होता है, 10% ऑफ द लोडिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट है एज पर IS 1893 2016 द स्टोरी ड्रिफ्ट। तो अगर हम 16 की बात करें तब भी और 2002 की बात करें तब भी, दोनों ही के लिए क्लॉज नंबर क्लियरली गिवन है। 7.11.1 में स्टोरी ड्रिफ्ट की वैल्यू 0.004 है। तो अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, इसको रटना है। तो 0.004 इज गिवन। तो 1893 अर्थक्वेक के लिए है, तो ये आपको पूरा ही कोड पर पढ़ लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ क्लेली सॉइल। सॉइल कैसा है, क्लेली सॉइल 24% है, और उसकी कॉम्पेक्शन जो हुई है वो 30% पे हुई है। दैट मीन्स हमने OMC से ज़्यादा वाटर को ऐड किया है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो अगर OMC से ग्रेटर हो तो डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर OMC से कम हो तो फ्लॉक्यूलेटेड। फ्लॉक्यूलेटेड में कैसा होता है, स्ट्रक्चर जॉइंटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और डिस्पर्स्ड में कैसा होता है, पैरेलल ओरिएंटेशन, पार्टिकल्स ऐसे ओरिएंटेड होते हैं। तो दिस इज डिस्पर्स्ड एंड दिस इज फ्लॉक्यूलेटेड, राइट। सिंगल ग्रेन किस में बनता है, कोर्स ग्रेन सॉइल में या फिर कोहेजन लेस सॉइल में। हनीकॉम्ब किस में बनता है, सिल्ट में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रिंग बीम ऑफ इंच टैंक कैरीज अ हुप टेंशन। तो एक रिंग बीम है जिसका हुप टेंशन दिया हुआ 120 किलोमीटर। बीम की क्रॉस सेक्शन गिवन है 250 बाई 400 mm। रेनफोर्समेंट है 4 बार्स ऑफ 20 mm डाया, और स्टील का ग्रेड है 415। मॉडुलर रेशियो 10। तो टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है, तो अगेन ये भी सिंपल है, आपको टेंसाइल स्ट्रेस सिंपली फाइंड कर देना है। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू लोडिंग डिवाइड बाई एरिया ऑफ द कंक्रीट, तो B इंटू डी, प्लस मॉडुलर रेशियो ऑफ स्टील का एरिया M-1 इंटू AST। सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। P है 120 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई B इंटू डी। B है 250, D है 400, M है 10, तो 10-1 इंटू AST, तो π/4 इंटू 4 ऊपर गया, π/4 इंटू D²। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि 4 बार्स है, इंटू D², और D कितना है 20, तो यह जाएगा 0.20 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 1.07। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लो नेट ड्रॉन बिलो सीट पाइल। सीट पाइल के नीचे फ्लो नेट ड्रॉन किया गया जिसमें फ्लो चैनल्स और हेड ड्रॉप कितना है 4 और 12। हेड डिफरेंस कितना है 3 मीटर। तो कह रहा है कि डिस्चार्ज कितना होगा, के की वैल्यू गिवन है। तो ये भी अगेन बहुत सिंपल है। डिस्चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है परमिबिलिटी इंटू NF अपॉन ND, NF अपॉन ND इंटू H। सबको मल्टीप्लाई कर देना है। के की वैल्यू 0.1, NF कितना है 4/12 इंटू H कितना है 3।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1. सो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द रिक्वायरमेंट फॉर द बॉन्ड इज नॉट सेटिस्फाइड. अगर बॉन्ड का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, जितना हमने नंबर ऑफ बार्स डिजाइन किया है, जो डायमीटर हमने डिजाइन किया उस पर बॉन्डिंग में सरफेस एरिया कम आ रहा है, तो हम बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि हम बार को कम कर देंगे, बार के डायमीटर को, और नंबर ऑफ बार्स अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि AST सेम रखना है ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग अच्छा मिलेगा. तो प्रोवाइडिंग ए स्मॉलर डायमीटर बार एंड मोर इन नंबर. ठीक, तो ये सिंपल तरीका है जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा और एंड अल्टीमेटली बॉन्ड बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज लिमिट ऑफ अ क्ले. श्रिंकेज लिमिट पे वाटर कंटेंट पूछ रहा है. वाइट रेशियो गिवन है 0.55, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.75. तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, SE इज इक्वल टू WG. डिग्री ऑफ सैचुरेशन श्रिंकेज लिमिट पे कितना होता है? 1, फुल्ली सैचुरेटेड. E की वैल्यू है 0.55. वाटर कंटेंट हमें फाइंड करना है. G की वैल्यू गिवन है 2.75. यहाँ से वाटर कंटेंट हमें क्लियरली मिलेगा और वो मिलेगा 20%. राइट, सो 20% इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ M30. तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए S456 क्या कहता है? 0.7 इंटू अंडर रूट FCK. तो 0.7 इंटू अंडर रूट 30, आंसर आएगा 3.83. नेक्स्ट इज द मोस्ट यूजफुल जियोसिंथेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी. जियोसिंथेटिक क्या होता है? सॉइल के स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, सॉइल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए. तो वो कह रहे हैं कौन सी उसकी प्रॉपर्टी क्लोजली रिलेटेड है इंजीनियरिंग परफॉर्मेंस. तो वो है स्टिफनेस. थिकनेस भी होता है, डेंसिटी भी होता है, बट आउट ऑफ दैट हियर इट इज आस्किंग कि कौन सा क्लोजली रिलेटेड है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के. तो स्टिफनेस. सिंगल रेनफोर्स्ड बीम है, MU की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं, यह सब हम जानते हैं डिजाइनिंग में. RU लिमिट डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय BD स्क्वायर. M20 ग्रेड के लिए कह रहा है और FE 415 ग्रेड है, तो उसके लिए RU की वैल्यू फाइंड करें. जनरली RU की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 0.36 एक टोटल फार्मूला है इंटू FCK इंटू 1 माइनस XU मैक्स ओवर D इंटू XU मैक्स ओवर D से, इस फॉर्मूले से. और XU मैक्स ओवर D अगेन कोड में कि डायरेक्टली गिवन है, तो फॉर 415 ग्रेड इट इज 0.48. यहाँ पे सारी वैल्यूज हम इंसर्ट कर देनी है. 0.36 इंटू 20, FCK 20 है. 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 टाइम्स 0.48. यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा जो कि 2.761 मिलेगा. ये आपको वैसे भी याद होगा, अगर आपने डिजाइन किया होगा तो ये आपको वैल्यू वैसे भी याद होगा. फॉर FE 415 एंड M20 द RU इज 2.761. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. फॉर अ क्ले विद OCR, अगर OCR की वैल्यू 4 है, दैट मीन्स हैवीली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, और टेस्ट है कौन सा? CD टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट. तो ए फैक्टर की वैल्यू -0.2 से लेके -0.3 के इक्वल आता है हैवीली कंसोलिडेटेड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले के लिए. इट्स वैल्यू इज नेगेटिव. कंक्रीट बीम है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, जिसका साइज ये है 200 बाई 400. प्री स्ट्रेस किया गया उसको, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है 400 किलोन्यूटन, एसेंट्रिसिटी है 100. तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस वही सिंपल तरीका है. तो अप्लाइड स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A प्लस PE, तो 6PE डिवाइड बाई BD स्क्वायर, क्योंकि BD स्क्वायर बाई 6 का होता है, जेड का फॉर्मूला होता है. बस यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है. 400 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई एरिया, तो एरिया है 200 बाई 400 प्लस 6P अगेन वही सेम 400 इंटू 10⁻³ और एसेंट्रिसिटी गिवन है 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 400 का स्क्वायर. इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको 12.5 मिलेगा. राइट, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1892 1979 व्हाट शुड बी द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एरिया रेशियो फाइंड करना है. तो एरिया रेशियो क्या होता है? एरिया रेशियो इज इक्वल टू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर. और ये किसके लिए है? स्टिफ के लिए. स्टिफ के लिए एरिया रेशियो की वैल्यू 20% होनी चाहिए, और सॉफ्ट के लिए या फिर सेंसिटिव के लिए 10%. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 0.2 इंटू DI. तो DO एक्सटर्नल डायमीटर हमें पता है 70
इंटरनल डायमीटर हमें फाइंड करना है, तो डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई डी आई स्क्वायर। यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो डी आई मिलेगा हमें इंटरनल डायमीटर कितना 63.9 mm। दोनों डायमीटर मिल गया। अब हमें क्या करना है, कटिंग एज थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज। तो कटिंग एज के लिए क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो 70 माइनस 63.9, अभी हमने इंटरनल हमने फाइंड किया, डिवाइड बाई 2, इससे मिलेगा 3.05। सो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कटिंग एज, इसका कटिंग एज का थिकनेस, तो ये 3.05। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज लेटरल टाई इन रेनफोर्स कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम। तो लेटरल टाई का काम क्या होता है, जो कि एक्सल टेंशन, मतलब सिर्फ अंडर एक्सल टेंशन में, तो टेंसाइल है तो टाई का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कन्फाइनमेंट टू कंक्रीट, कंक्रीट को कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि कंक्रीट एक गिवन एरिया में ही रहे, बाहर एक्सटेंड ना हो। So this is the basic purpose of lateral tie in case of axial tension. What is the correct mathematical expression for the assumption consolidation is occurring under a small change in effective stress? इस assumption का क्या मतलब है, made in deriving the differential equation of transient flow during the one dimensional consolidation। तो जो consolidation equation है by Terzaki, उसमें ये assumption जो माना जाता है consolidation occurring under a small change in effective stress, इसका क्या मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ए वी क्या है, ए वी क्या बताता है, ए वी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वाइड रेशियो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वाइड रेशियो में क्या चेंज हो रहा है। और ये कांस्टेंट होने का मीनिंग क्या है कि फॉर ए यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस देयर इज अ यूनिट डिक्रीज इन वाइड रेशियो एंड इट इज कांस्टेंट। दैट्स वाई दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस अजम्पशन। हालांकि प्रैक्टिकली ये जरूरी नहीं हो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अजम्पशन। तो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ए वी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायर रेजिस्टेंस ऑफ आरसीसी मेंबर। अगेन ये क्वेश्चन डायरेक्टली एज कोड से लिया गया, एज 456 के क्लॉज नंबर 21.1 में गिवन है। तो ये कह रहा है कि अगर आरसी मेंबर का फायर रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये तीनों ही सही है। आपको इस क्लॉज में आपको ये तीनों ही मिलेगा कि मेंबर्स के साइज पे डिपेंड करता है, कवर पे डिपेंड करता है और टाइप ऑफ एग्रीगेट पे डिपेंड करता है। सो ऑल थ्री आर करेक्ट। एज 456 के क्लॉज नंबर 21.1 में इट इज क्लियरली मेंशन्ड। नेक्स्ट है 16 पाइल ग्रुप। तो पाइल ग्रुप है जिसमें 16 पाइल है, प्रपोर्शनल टू अ यूनिफॉर्म पैटर्न इन सॉफ्ट क्ले। क्ले सॉइल कौन सा है, सॉफ्ट क्ले, इक्वल स्पेसिंग है दोनों डायरेक्शन में। एज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ कोहेजन, कह रहे कोहेजन की आप कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, एडिशन फैक्टर 0.7 है और इसमें नेग्लेक्ट कर देना है एंड बियरिंग की, एंड बियरिंग को इफेक्ट को, सिर्फ हमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेना है। एज्यूमिंग पाइल सर्कुलर है पाइल, तो ऑप्टिमम स्पेसिंग क्या होगी। तो देखिए अभी हमने देखा था कि पाइल की कैपेसिटी निकालने के लिए तो फार्मूला होता है क्यू यू इज इक्वल टू क्यू पी पॉइंट रेजिस्टेंस प्लस क्यू एस। इसमें किसमें क्या बोला, क्यू पी को आपको इग्नोर कर देना है, इस टर्म को आपको इग्नोर कर देना है। तो फाइनल क्यू एस का फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा इंटू एवरेज कोहेशन इंटू एरिया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.7 दे दिया और एवरेज कोहेशन के लिए कह रहे हैं कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर लो और एरिया यहाँ पे फाइंड करो। और पाइल ग्रुप है तो पहले तो हम एक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे। एक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 0.7 टाइम्स सी इंटू पाई डी एल, ये हो गया एक की कैपेसिटी। अब ग्रॉस का अगर हम फाइंड करते हैं तो ग्रॉस का क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस में अल्फा की वैल्यू 1 लेनी होती है हमेशा। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ए एस, ये ए बी जो भी हमने यहाँ पे लिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सी, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 ले लिया हमने, सी इंटू एरिया। अब एरिया अगर हम फाइंड करते हैं ऐसे अरेंजमेंट पे लेके, इसका हम एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होगा 3s प्लस डी, 3s प्लस डी इंटू 4l से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया और इसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, एक की कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द पाइल्स। जब हम 3s प्लस डी को इक्वेट कर देंगे 4 इंटू 0.7 पाई डी से, तो यहाँ पे हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी ऑप्टिमम, जो कि यहाँ पे 2.60। अगर आपने पढ़ा हो तो वैसे भी कैपेसिटी
फ्रिक्शन पाइल के लिए 2.5d के बराबर ही होती है। ओनली फॉर फ्रिक्शन पाइल द ऑप्टिमम स्पेसिंग इज 2.5 to 3d. So B will be the right answer. Next is the principle used in finding the recoil velocity of a gun. Recoil velocity ये सिंपल है, किस प्रिंसिपल बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कब तक कंजर्व रहता है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट ना करे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्रिटिकल हाइट ऑफ अ स्लोप। स्लोप का हाइट पूछ रहा है। स्लोप एंगल है 25 डिग्री सेल्सियस। क्ले वहाँ पे सॉइल है। कोहेजन की वैल्यू ये है, फाई की वैल्यू ये है, इफेक्टिव वाइट रेशियो 0.65 है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। स्लोप इज सबमर्ज्ड। तो अगर क्रिटिकल हाइट है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सी प्लस गामा सबमर्ज्ड, तो गामा डैश इंटू जेड कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव डिवाइड बाई गामा डैश मतलब गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो ये होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। और गामा सबमर्ज्ड निकालना है इस केस में तो क्या होगा? g माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू 9.81। इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आएगा 10.107 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये गामा डैश की वैल्यू। जब हम सबको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे तो हमें एच सी की वैल्यू कैसे फाइंड करना है? सी प्लस गामा डैश एच सी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इसको हम सॉल्व जब करेंगे कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 10 फाइव, तो ये इक्वेशन मिलेगा गामा डैश इंटू एच सी इंटू साइन 2 बीटा। जब इसको फाइंड करेंगे और एच सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें एक एच सी की वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पे 35.40 मिलेगा। ठीक है, तो यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन एल है और यूवीएल है। लोड कैसा है? यूवीएल लोड है। लोडिंग इंटेंसिटी कितनी है? डब्ल्यू नॉट एक्स, और वो पूरे स्पैन पे लग रहा है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा और कितनी वैल्यू होगी। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम यूवीएल लोडिंग जिसका स्पैन यहाँ पे एल है और टोटल लोडिंग कितना है? डब्ल्यू नॉट एक्स। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें लोकेशन पहले फाइंड करनी है, फिर हमें रिएक्शन फाइंड करना है और फिर मोमेंट फाइंड कर लेना है। तो अगर हम रिएक्शन फाइंड करेंगे तो रिएक्शन के लिए क्या है, सिंपली मोमेंट इसके अबाउट लेंगे, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, किसी के अबाउट भी मोमेंट ले सकते हैं, इस सपोर्ट के अबाउट भी और इस सपोर्ट के अबाउट भी। तो हम किसी भी एंड के अबाउट एक मोमेंट लेके हम रिएक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो रिएक्शन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो आर ए अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आता है WL²/6 के आसपास। ठीक है, और उसके लिए हम सेकंड क्या फाइंड करना है? लोकेशन ऑफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। लोकेशन के लिए क्या करेंगे? जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो वहीं पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो शियर फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे, दैट मीन्स ये रिएक्शन इस लोडिंग के कहाँ पे जाके बराबर हो जाएगा। तो इससे मिलेगा हमें कि एट एक्स इज इक्वल टू L/√3 पे जाके शियर फोर्स 0 हो रहा है। और इसी इक्वेशन पे हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, लोडिंग की वैल्यू पता है, रिएक्शन की वैल्यू पता है। मोमेंट का इक्वेशन हम लिख देंगे WL²/6 इंटू L/√3 माइनस लोडिंग, तो लोडिंग मल्टीप्लाई बाय L/√3। तो इन दोनों का मोमेंट आ जाएगा साथ में, इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम फाइंड करना है। ये वैल्यू मिलेगी हमें W0L³ डिवाइड इंटू √3 डिवाइड बाई 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर राइज होने की वजह से विस्कोसिटी और यूनिट वेट अगर चेंज हो रहा है फ्लूइड का और सॉइल का, तो उसकी वजह से परमिबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। तो वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायनामिक विस्कोसिटी। तो अब यहाँ पे गामा कह रहा है कितना चेंज हो रहा है, विस्कोसिटी 80% हो जा रहा है और यूनिट वेट 90%, तो 8/9 हो जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि K2/K1 जो हो जा रहा है वो है 9.8। ठीक है, तो अब हमें K2 माइनस K1 डिवाइड बाई K1 फाइंड कर लेना है। तो ये 9.8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.8, जिसकी परसेंटेज कितनी है 100। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.5% K की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
और इसकी वैल्यू पॉजिटिव की है इसलिए इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज इंक्रीज बाई 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर। तो अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सेमी सर्कुलर एरिया के लिए CG की वैल्यू 4r/3π अप्लाई करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। प्रिंसिपल डिजाइन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन फॉर रेसिप्रोकेटिंग मशीनरी आर एज फॉलोज। अगेन इसमें क्या है, ये IS कोडल वैल्यू है, इसमें हमें कुछ भी खुद नहीं करना है। IS 2974 के क्लॉज नंबर में गिवन है, क्लॉज नंबर है 5, उसमें ये सारी वैल्यूज मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन सही है। ये कंडीशन भी सही होता अगर यहाँ पे 40 की जगह 30% होता। सभी क्लॉज एक पर आप लोग पढ़िए, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कभी भी 30% से ज़्यादा पे ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो अगर ये 30% होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे 40% है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सब स्टेटमेंट सही है। सो ओनली 2, 3, 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट इज वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन RA एंड RB। तो ये कंटिन्यूस बीम है, तो आप कोई मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली, इसमें कुछ नहीं है। एक कपल दिया हुआ है और एक UDL है 4 मीटर तक, इधर कोई लोडिंग नहीं है। तो जब आप किसी भी मेथड से आप इसको जब रिएक्शन फाइंड करेंगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा RA = 27.5 और RB = 12.5। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इज ग्रिप लेंथ फॉर वेल फाउंडेशन ऑफ रेलवे ब्रिज। ग्रिप लेंथ क्या होता है कि जब वेल फाउंडेशन हम ऐसे बनाते हैं तो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मीन्स रिवर का ग्राउंड लेवल, बॉटम लेवल, तो उसके नीचे कितना हमें इसको डिप करना है ताकि पैसिव रेजिस्टेंस से ये ओवरटर्निंग को रोक सके। दिस डेप्थ इज कॉल्ड ग्रिप लेंथ। तो रेलवे के लिए कितना होता है और रोड के लिए कितना होता है? रेलवे के लिए हमेशा 50% होता है और रोड के लिए हमेशा, रोड ब्रिज के लिए हमेशा 30% होता है। तो ये वैल्यू आपको अगेन याद करना है। नेक्स्ट इज 2 मेंबर्स ट्रस। 2 मेंबर है ट्रस के, AB और BC। तो कह रहे हैं कि एक्सेल फोर्स कितना है मेंबर AB में। अगेन वेरी सिंपल, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको 2 इक्वेशन लगाने हैं, सिग्मा FX = 0। तो सिग्मा FX = 0 में क्या आएगा, एक तो AB आएगा और एक BC का कॉस कंपोनेंट आएगा। तो FAB माइनस FBC कॉस थीटा = 0। और जब सिग्मा FY = 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, एक तो ये 10 किलो न्यूटन का लोड आएगा और इसका साइन कंपोनेंट आएगा। तो 10 किलो न्यूटन माइनस FBC इंटू साइन थीटा। और थीटा हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये लेंथ और ये विड्थ गिवन है और ये हाइट गिवन है। तो जब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें FAB और FBC दोनों मिल जाएगा। तो जब इसको आप फाइंड करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं, total and effective vertical normal stress at depth of 5 meter below the top level of water at which is 7 meter deep fresh water lake। तो फ्रेश वाटर का लेक है जिसको 7 मीटर डीप है, तो 5 मीटर पे कह रहा है इफेक्टिव और नॉर्मल स्ट्रेस बताओ। तो चूंकि ये ओनली वाटर है, सॉइल तो इसमें है नहीं, तो टोटल स्ट्रेस भी वही होगा। टोटल स्ट्रेस क्या होगा, यूनिट वेट। तो यूनिट वेट, तो वाटर की यूनिट वेट होती है 10 इंटू 5, तो 50। अभी चूंकि यहाँ पे हमें केजी पर सेंटीमीटर में फाइंड करना है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 0.5। पोर वाटर प्रेशर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर अगर हम यू की बात करें तो 10 इंटू 5 अगेन सेम, तो ये भी 0.5 केजी पर सेंटीमीटर ही होने वाला है। और अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा माइनस टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर विच इज 0। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड। तो ये आपको एक रेक्टेंगल के चारों साइड्स पे ऐसे फोर्स लग रहा है, तो कह रहे हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आपको स्टार्ट करना है और समीशन लगाना है। सिग्मा FX = 0, तो सिग्मा FX = 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, ये फोर्स और ये फोर्स, तो -400 किलो न्यूटन। सिमिलरली सिग्मा FY लगाएंगे, FY = 0 तो क्या आएगा 800 और 400, तो अगेन -400। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर का अंडर रूट, तो यह आ जाएगा 400 इंटू √2। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसी पॉइंट के अबाउट हमें इसकी ये डिस्टेंस फाइंड कर लो। इसकी वैल्यू 400 इंटू √2 है, थीटा वैल्यू हमें इसकी डिस्टेंस वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है, यहाँ इसके अबाउट हमें मोमेंट फाइंड कर लेना है।
तो मोमेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, जो वैल्यूज़ है उसका मोमेंट ले लेना है। तो -600 इंटू 1 -400 इंटू 1 इज इक्वल टू 400√2 इंटू कॉस 45 इंटू एक्स। यहाँ से x इज इक्वल टू 2.5 मीटर आएगा, बट यहाँ पे इससे भी कम चल जाएगा क्योंकि और कोई वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है 400√2 का। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन सीमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथ। तो सीमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बॉडीज कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, तो स्ट्रेंथ में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करता है, सेकेंड नंबर पे डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरे नंबर पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट करता है, और सबसे कम करता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फेराइट। तो ये तो बिल्कुल निगलिजिबल अमाउंट करता है। और ये अर्ली स्ट्रेंथ C3S बेसिकली 7 डेज स्ट्रेंथ गेन कराता है, C2S बेसिकली 1 ईयर एंड लेटर या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करता है, और C3 क्या होता है हार्डनिंग में। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास गिवन है, बैरल को लीव करता है, उसकी स्पीड इतनी है, फोर्स कितने टाइम तक रहता है उसमें, तो इतने टाइम तक रहता है। तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स कह रहा है फाइंड करो। तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स यहाँ फाइंड करना है, तो देखते हैं एवरेज इंपल्सिव फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv माइनस mu डिवाइड बाई टाइम। तो mu और mv की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। 30 इंटू 10⁻³ इंटू 500, और u की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि स्टेशनरी से स्टार्ट कर रहा है, और टाइम गिवन है 0.0018। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 833.33। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या द टाइम विच रिजल्ट्स इन लिस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें कॉस्ट सबसे कम से कम लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम टाइम। क्रैश टाइम में सबसे ज़्यादा लगता है मैक्सिमम कॉस्ट, और नॉर्मल ऑप्टिमम से ज़्यादा होता है। अगर हम चार्ट ड्रॉ करें तो सबसे पहले आता है क्रैश कॉस्ट, अगर हम इसमें कॉस्ट रखते हैं नीचे कॉस्ट और इधर टाइम, तो सबसे ज़्यादा होता है इधर, इधर हम टाइम रखते हैं, ये टाइम, और कॉस्ट को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे जल्दी तो क्रैश कॉस्ट टाइम होता है, सबसे कम टाइम, बट कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड नंबर पे आता है ऑप्टिमम, एंड थर्ड पे आता है नॉर्मल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमम टाइम जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, क्योंकि क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इट लाइज बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड ऑप्टिमम टाइम। तो ऑप्टिमम टाइम में सबसे कम कॉस्ट लगता है। और कॉस्ट किसके से एसोसिएटेड होता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट लिनियर होता है और डायरेक्ट कॉस्ट इस तरफ होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल undergoes a simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल गिवन है 1.5 मीटर डिस्टेंस पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करने के लिए क्या है, तो अगेन वही ओमेगा फाइंड करेंगे हम। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 6/1.5 का अंडर रूट विच इज 2 है। नाउ ऑसिलेशन टाइम पीरियड, तो ये होता है 2π/ओमेगा। तो अगर हम 2 कट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी चेंज द कलर ऑफ ब्रिक रेड टू येलो। जनरली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। बट मैग्नीशिया यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिलिका हो नहीं सकता, एल्यूमिनियम हो नहीं सकता, आयरन पैरेट हो नहीं सकता। तो मैग्नीशिया किसके अंदर होता है, लाइमस्टोन के अंदर। तो लाइमस्टोन के अंदर प्राइमरी क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बट इसके अंदर मैग्नीशिया भी होता है और भी कई सारे कंटेंट होता है, आयरन भी होता है। बट मैग्नीशिया कहाँ से आएगा फिर, तो अगर मैग्नीशिया ऑप्शन में नहीं है तो लाइमस्टोन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज द रेशियो ऑफ limiting frictional force to the normal reaction. So A will be the right answer. Next is addition of fibers in concrete. तो addition of fiber क्या करता है, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, डक्टिलिटी को भी और टफनेस को भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या करता है, डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक में कन्वर्ट करता है। F इज इक्वल टू ma होता है, तो F माइनस ma इज इक्वल टू 0।
को इक्वेट करके डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम किसी भी डायनामिक प्रॉब्लम को स्टैटिक में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पोज़ोलॉनिक मटेरियल मस्ट बी कंपोज्ड मेनली ऑफ। तो एक पोज़ोलॉनिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो पोज़ोलाना जो मटेरियल होता है उसमें सिलिका कंटेंट हाई हो और रिएक्टिव कंडीशन में हो और काफ़ी साइज में काफ़ी छोटा हो, इसलिए साइज में काफ़ी छोटा दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो और क्रिस्टलाइन, नॉट क्रिस्टलाइन, दिस इज अमॉर्फस, सो सी नहीं, बी ऑप्शन इसका सही है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स छोटा तो हो ही, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर में हो, और अमॉर्फस, अमॉर्फस सिलिका मीन्स वेरी रिएक्टिव। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दीज आर द स्टेट ऑफ द मेटल। तो अमॉर्फस कंडीशन में बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, सो बी विल बी द राइट आंसर। लेम्स इक्वेशन थिक सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल होता है ओनली, थिन के लिए नहीं। ब्लो होल्स क्या होता है, शटरिंग जब हम लगाते हैं तो कंक्रीट के वर्टिकल साइड में जो होल्स रह जाते हैं उसको कहते हैं ब्लो होल्स। ये किन की वजह से हो सकता है, होता है एयर बबल्स रह जाने की वजह से। अब एयर बबल चाहे जिस वजह से भी रहे, बट यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ शटरिंग आएगा। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर बॉयलर का डायमीटर गिवन है, थिकनेस गिवन है, स्टीम प्रेशर गिवन है, हुप स्ट्रेस पूछा है। तो हुप स्ट्रेस क्या होता है, PD/2T और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस PD/4T। हम ये भी जानते हैं कि हुप स्ट्रेस हमेशा डबल होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के, तो इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। तो आप देखिए सबसे पहले हुप स्ट्रेस का हाफ होना चाहिए अगले वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो हाफ, इसका हाफ आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। बिना वैल्यू फाइंड किए भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट वैल्यू फाइंड करना है तो PD/2T से हुप स्ट्रेस और PD/4T से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फिट वेल्स फॉर PERT एनालिसिस। तो PERT एनालिसिस में इंडिविजुअल एक्टिविटी के लिए कौन सा चार्ट होता है या फिर कैसे फॉलो करता है वो, तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बट अगर आप ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें तो वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, सेंटर के अबाउट कंसेंट्रिक होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, स्क्यूड होता है। मतलब अगर हम यहीं पे ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड, सेंटर के अबाउट एसेंट्रिक होता है, इसको बोलते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो PERT में इंडिविजुअल एक्टिविटी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है, बट ओवरऑल प्रोजेक्ट जब ये आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं तो फाइनल प्रोजेक्ट फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लास्ट क्वेश्चन, पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला पूछा है, तो हम सभी जानते हैं 3K-2C / 6K+2C, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू ऑल।